भी डाउट है आराम से पूछा जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जो मैं आपको भेजे थे मेरा वही डाउट है। एक मिनट रुक जाओ। तुम कहाँ पे भेजी थी? व्हाट्सएप पे भेजी थी कि टेलीग्राम पे? सर व्हाट्सएप पर भेजे थे। व्हाट्सएप पे भेजी थी। स्मृति का एक डाउट था, वो डाउट हम बोले थे कि क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। एक मिनट रुक जाओ। तुम लोग का स्क्रीन दिख रहा है? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा होगा। सर अगर इनिशियली हम लोग रिएक्टेंट का मान लीजिए एक मोल लिए और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 - x होना चाहिए ना। लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें इनिशियली 3 मोल लिया गया है, फिर इक्विलिब्रियम पे उसका इक्वेशन 3 - x लिखा गया है, पर होना तो 3 - 3x होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो। एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला चीज थोड़ा समझना जो हम मेंशन कर रहे हैं तुम लोगों को। जैसे किसी को मालूम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? कोई भी इंसान बताना चाहेगा व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? किसी को नहीं मालूम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? बहुत मार मारेंगे सबको हम। सर क्या सवाल था? क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? सर, एक मोल से कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है? एक मोल्स में कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से डिनोट करते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए बी, और ये डिसोसिएट करके ए प्लस बना रहा है या बी माइनस बना रहा है। ऑल्दो हम लोग इसको न्यूट्रल फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे ए बना रहा और बी बना रहा मान लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग ऐसा मेंशन करें कि टी इक्वल टू 0 पे एक मोल लेके चल रहे हैं, तो हम लोग जैसे हमेशा नेट डिसोसिएशन के टर्म में अगर बात करें तो जैसे बोलते थे हम लोग ऐसा इक्विलिब्रियम में बोला करते हैं, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कुछ मोल खत्म हो गया, मतलब जितना भी मोल्स लेके चले थे उसमें से कुछ पार्ट खत्म हो गया। तो जैसे 10 मोल लेके चले, 10 रुपए है मेरे पास, 5 रुपए खत्म हो गया, बचेगा कितना? 10 - 5। 10 रुपए है, 4 रुपए खत्म हो गया, तो बचेगा कितना? 10 - 4। तो 10 मोल है, 4 मोल खत्म हो गया तो 10 - 4, या 10 मोल है, x मोल खत्म हो गया 10 - x, एक मोल है, x मोल खत्म हो गया 1 - x, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम लोग जब मोल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये ए बी का कोफिशिएंट 1 है, प्रोडक्ट में कोफिशिएंट 1, यहाँ भी कोफिशिएंट 1, मतलब रिएक्शन 1:1 रेशियो में चलेगा। जो हम लोग का कोफिशिएंट वाला पार्ट होता है उसको हम लोग रिलेट करके चल रहे होते हैं बेसिकली। तो ए बी का कोफिशिएंट अगर 1 है, ए का कोफिशिएंट 1, बी का कोफिशिएंट 1, मतलब ए बी का एक मोल ए का एक मोल बनाएगा, बी का भी एक मोल बनाएगा। यहाँ मान लो अगर ए बी 2 होता तो सामने हम लोग 2 बी लिख देते। तो यहाँ से ऐसा रिलेट कर सकते थे कि ए बी का कोफिशिएंट अगर 1 है, ए का कोफिशिएंट 1 और बी का कोफिशिएंट 2, तो ए बी 2 का एक मोल या रिएक्शन हमेशा 1:2 रेशियो में चलेगा। तो ए बी 2 का एक मोल ए के एक मोल का फॉर्मेशन करेगा और बी के 2 मोल का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक मोल अगर 2 मोल बना रहा तो एक्स मोल कितना बनाएगा? 2x बनाना चाहिए। एक मोल अगर एक मोल बना रहा तो एक एक्स मोल कितना बनाएगा? x बनाना चाहिए। मान लो अगर 10 मोल लेके चलते हैं तो 10 मोल में भी हम लोग टोटल डिसोसिएशन x के बराबर ही मान के चलते हैं। तो अगर 10 मोल लेके चले, x पार्ट खत्म हो गया तो बच जाएगा 10 - x, सामने x लिख सकते हैं और यहाँ पे 2x का वैल्यू लिख सकते हैं। ये एक नॉर्मल कन्वेंशन होता है, बट इसको हम लोग थोड़ा प्रिसाइज करने की कोशिश करते हैं अपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। और हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कि अगर रिएक्टेंट का एक मोल लेते तब कितना खत्म होता। जैसे मान लो 100 मोल लेते और मान लेते हैं 10 खत्म हो गया, तो फिर 10 लेने पे कितना खत्म होता? तो एक खत्म होता। जैसे 100 के जगह 10 लिए मतलब 1/10 लिए, तो 10 की जगह 1/10 मतलब 1 खत्म होता। एक लेते तो 0.1 खत्म होता। तो अगर हम लोग कुछ भी अमाउंट लेके चले, अगर हम लोग उसके रिस्पेक्ट में बात ना करके ऐसा सोचते कि अगर इसी रिएक्टेंट का एक मोल लेते तब कितना खत्म होता, तो इस वैल्यू को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला करते हैं। तो अगर मान लो जैसे अगर हम लोग एक मोल लेके चले तो एक मोल में मान लेते हैं एक्स पार्ट खत्म हुआ, तो एक मोल में एक्स बोलो तो उसको अल्फा भी बोलने में कोई बुराई नहीं है, अल्फा भी बोला जा सकता है। जैसे नीचे एक्सप्रेशन लिखे थे, एक मोल में एक्स मोल खत्म होगा, सामने एक्स और 2x बनेगा, तो एक्स के जगह अल्फा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक मोल के रिस्पेक्ट में एक्स बोलो या एक मोल के रिस्पेक्ट में अल्फा बोलो सेम चीज है। अगर यहाँ से मान लो 2 मोल लेते
तो 1 मोल में अल्फा खत्म हो रहा तो 2 मोल में 2 अल्फा खत्म होगा। 1 मोल में 1 माइनस अल्फा बच रहा, 2 मोल में 2 माइनस 2 अल्फा बचेगा। n मोल्स लेते तो n माइनस n अल्फा बचता, और बेसिकली यहाँ से जब सब कुछ कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो 1 मोल में अगर 1 माइनस अल्फा बच रहा तो 2 मोल में 2 इंटू 1 माइनस अल्फा बचेगा। n मोल्स में n इंटू 1 माइनस अल्फा बचना चाहिए, ऐसा बोला जा सकता है। समझ आया स्मृति? अच्छा वैसे तुम्हारा डाउट कुछ और था, एक सेकेंड। तुम्हारा डाउट, इसका क्वेश्चन ये था सर बेसिकली, 2 क्वेश्चन था, दोनों को एक ही तरह से बनाए, लेकिन उसमें सॉल्यूशन अलग अलग तरह से दिया था। नहीं तो उसमें टोटल डिसोसिएशन लेके किया गया होगा काम उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सवाल नहीं होगा। मतलब वो जो सवाल दे रखा होगा वो टोटल डिसोसिएशन का होगा। टोटल डिसोसिएशन x के बराबर है, तो टोटल 3 माइनस एक्स यहाँ नीचे दे रखा है सबसे नीचे में। लेकिन एक इक्वेशन वाले पार्ट में, जो नीचे वाला पार्ट है इसी डायग्राम में, उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ 3 माइनस एक्स है। ऑल्दो हम एक सजेशन दिया करेंगे, जैसे एक छोटा सा चीज बताओ, तुम लोगों को ये एक्सप्रेशन पूछ रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में जैसे मान लो 2a दे रखा या फिर 2ab दे रखा, सामने वाले पार्ट में a2 बन रहा और साथ ही साथ या ab2 ले ले, हाँ ठीक है, मान लो ये रिएक्शन दे रखा। इसमें अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में t इक्वल टू इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये बताओ कोई भी। रिएक्शन मैंने थोड़ा चेंज किया है, 2ab2 और सामने वाले साइड में a2 प्लस 2b2। अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में एक्सप्रेशन लिखे t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे तो क्या लेके चलेंगे, क्या लिखेंगे? मान लो यहाँ पे इनिशियली ऐसा दे रखा, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे हम लोग के पास a मोल्स है, तो t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हम लोग एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बताना है। सर हम बताए बोले ट्राई लें। सर a माइनस अल्फा, a माइनस अल्फा, वो अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 पे, और वो अल्फा। अल्फा थोड़ा गलत है, हाँ और कुछ? ए अल्फा, सॉरी सर। a माइनस ए अल्फा। हमेशा ध्यान ये रखना है कि हम लोगों का यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी दे रखा हो रिएक्टेंट में, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोफिशिएंट कुछ भी दे रखा हो, 1 2 3 4, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है 1 मोल में कितना खत्म हो रहा है। तो हम लोग 1 मोल में हमेशा अल्फा खत्म करते हैं, तो a मोल में कितना खत्म होगा, तो a माइनस ए अल्फा, मतलब a में a मोल्स में a अल्फा खत्म होगा, बचेगा कितना, a इंटू 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी हो, एक्सप्रेशन हमेशा a इंटू 1 माइनस अल्फा, c इंटू 1 माइनस अल्फा, n इंटू 1 माइनस अल्फा, यही लिख के काम करेंगे और प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन आराम से लिखा जा सकता है। और इसके अलावा कोई डाउट? लक्ष्य भी शायद अभी कुछ मैसेज किया है, अभी मैसेज किया है ना कुछ, लक्ष्य डिलीट मार दिया है। और कोई डाउट किसी को? सर हाँ हम आपको 2 क्वेश्चन भेजे, उन दोनों में आप देख के बताइएगा कि एक में उस तरह से क्यों लिया इक्विलिब्रियम पर, दूसरे पे हमको सर एक बार हम आपको भेजते हैं। ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में, जहाँ पे ग्रुप में हम लोग ये सारे लोग को देख सके सवाल, ग्रुप में डाल दो। ओके। और कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, एक्चुअल में जो हम लोग डिसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं ना, ये हम लोग के एसिडिक स्ट्रेंथ में ही ज्यादा काम आता है। अगर कोई AB टाइप का सॉल्ट है जैसे NaCl है, तो NaCl डिसोसिएट करता है, Na प्लस बनाता है और Cl माइनस बनाता है। बट अगर मान लो NaCl की जगह कोई हम लोग ऐसा सब्सटेंस ले ले जो A प्लस बना तो रहा है और B माइनस बना रहा है, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर रहा, पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, ताकि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। तो बेसिकली एक कंपाउंड अगर आयंस में कन्वर्ट हो रहा, तो इस तरह की चीज को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोला करते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलाइट। अगर एक कंपाउंड आयंस में कन्वर्ट होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट AB वाला पार्ट A प्लस और B माइनस में कन्वर्ट होगा,
तो यहाँ पे हम लोग जो आयंस में फॉर्मेशन हो रहे हैं इस चीज को हम लोग डिसोसिएशन प्रोसेस बोल सकते हैं। ये कंपाउंड वाला पार्ट, एक कंपाउंड वाला पार्ट दो पार्ट में कन्वर्ट हो रहा, मतलब डिसोसिएट कर रहा है और आयंस में कन्वर्ट हो रहा। और एसिड यही चीज है बेसिकली, आगे जाने के बाद मालूम पड़ेगा। जैसे HCl है तो डिसोसिएट करके H+ और Cl- देता है। तो अगर हम लोग का वीक एसिड हो गया CH3COH, ये पार्ट डिसोसिएट करके CH3CO- बनाएगा और साथ ही साथ H+ बनाएगा। तो इस केस में हम लोग का जो डिसोसिएशन हुआ, अब डिसोसिएशन हुआ तो ऑब्वियसली बात हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में काम करेंगे। यहाँ पे C कंसंट्रेशन इंटू 1 - अल्फा, यहाँ C अल्फा। तो H+ का जो अमाउंट है, अभी तुम लोगों ने कुछ लोगों ने 10th क्लास में अभी पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा। एक टर्म होता है pH, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन। जितना H+ का कंसंट्रेशन होगा उसके हिसाब से हम लोग का pH डिसाइड होगा। तो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात करें, ये ब्लू वाले पार्ट की, एक कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट हम लोगों के CH3CO- और H+ में कन्वर्ट हो रहा, एंड H+ का अमाउंट C अल्फा के बराबर है। तो बेसिकली ये जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके ऊपर H+ का अमाउंट डिपेंड करेगा और H+ के अमाउंट के ऊपर pH डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग के pH के कैलकुलेशन में काम आएगा। इस साल हम लोग सीखेंगे इस चीज को। ऑल्दो 10th क्लास में pH का कैलकुलेशन NCERT में नहीं दे रखा है, बट NTSC के एग्जाम में pH कैलकुलेशन काम का है। एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब क्या चीजें होती है, सब काम की है। अभी तुम लोग का जस्ट अगला टॉपिक, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद हम लोग का आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा। मालूम पड़ जाएगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, किस टाइप के सॉल्ट होते हैं, कैसे pH कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजों का डिस्कशन जस्ट अगले टॉपिक में हो जाएगा। और कोई डाउट? सर बुकलेट से एक सेकंड, स्वयं कुछ बोल रहा है, अंशुल कुछ बोल रहा है। तो पीएच का फुल फॉर्म? पीएच का फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऑल्दो, बट अदरवाइज ऐसा कोई फुल फॉर्म नहीं होता, बस पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअल में जो वर्ड है पी, वो पोटेंशियल के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस ये है कि हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं जिससे हम लोग दो एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो H+ के अमाउंट पे कंपेयर करेंगे। H+ का अमाउंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा? तो उस एसिड के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा। कुछ एक जर्मन वर्ड होता है, नाम हम भूल रहे हैं, उस वर्ड से एसोसिएट किया गया इस चीज को, पोटेंज वर्ड से एसोसिएट किया गया। और कोई डाउट? सर जब एक वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ होता है, सर बुकलेट से जो सॉल्ट बनना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। बेसिक और न्यूट्रल तीनों कैसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका एक छोटा सा सवाल है, अगर वीक एसिड का रिएक्शन अगर वीक बेस के साथ हो रहा है तो जो सॉल्ट बनना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सर एसिड बेस और न्यूट्रल तीनों। हाँ, इस केस में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि वीक एसिड या वीक बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड H+ पूरा दे देगा, स्ट्रॉन्ग बेस OH- पूरा दे देगा, और H+ OH- पूरा मिल गया तो वाटर भी पूरा मिल जाएगा, तो सब्सटेंस न्यूट्रल हो गया। सर बट इसको वीक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से समझा सकते हैं? नहीं, अभी हम नहीं समझाएंगे उस चीज को, जब टाइम आएगा तो समझ में आ जाएगा, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि तुमको नहीं समझ में आएगा, बाकी लोगों, सॉरी, तुमको तो समझ में आएगा, बाकी लोगों को भी नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा रुक जाओ, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद उसी का नंबर है, सब समझ में आएगा वहां पे। बस हम इतना बता रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा H+ देगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरा OH- देगा। अगर वीक एसिड है तो पूरा H+ नहीं देगा, कम H+ देगा, और अगर वीक बेस है तो पूरा OH- भी नहीं देगा। तो अगर कम H+ मिला और कम OH- मिला तो H2O भी कम मिलेगा, ऐसा सोचा जा सकता है। बट अगर हम लोगों को H+ कम मिला तो हो सकता है ना कि हम लोग अगर 4 मोल वीक एसिड ले और 4 मोल वीक बेस ले तो H+ हो सकता है हम लोग को एक ही मिले और OH- हो सकता है 2 मिले। दोनों वीक है, क्योंकि वीक में 4 के बदले 4 H+ या OH- नहीं मिल रहा, 4 के बदले 4 मिलता मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। बट 4 के बदले 1 मिल रहा है तो वीक एसिड, 4 के बदले 2 मिल रहा है तभी भी वीक बेस। लेकिन अगर रिलेटिवली बात करें तो H+ हम लोग को ज्यादा कम मिल रहा है, मतलब स्मॉलर अमाउंट में मिल रहा है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो OH- ज्यादा रहा, इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन आएगा। जबकि यही चीज अगर उल्टा होता, अगर H+ 2 मोल मिलता और OH- 1 मिलता, तो दोनों वीक है बट H+ रिलेटिवली ज्यादा मिल रहा,
अगर H प्लस रिलेटिवली ज्यादा मिल रहा तो हम लोग इस तरह के केस में एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं। और ऐसा सिचुएशन होता है कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल मिलता। अब इक्वल में एक एक मिले, दो दो मिले या तीन तीन मिले, चार नहीं मिल सकता। चार का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो अगर इक्वल H प्लस OH माइनस मिला, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब पता है किसी को? न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सर H प्लस और OH माइनस के बीच में होता है रिएक्शन। H प्लस एंड OH माइनस के बीच में रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब हम लोग बोल लेते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। बट एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन ये चीज होता है, एक H प्लस एक OH माइनस के साथ कंबाइन करके एक H2 बना रहा, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। और जब न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ, कब नहीं होगा? जब H प्लस और OH माइनस बराबरी में नहीं रहेगा, तो इस केस में हम लोग का न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। बट अगर H प्लस OH माइनस बराबरी में रह गया तो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल आएगा, मतलब जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल आएगा। खैर ये टाइम आने पे पता चलेगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। हाँ बोलो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। यस सर। सर इधर आप वीक एसिड के बारे में लिखे हैं ना, CH3COH के बारे में। तो सर ये जब बुक में था ना लखमीर सिंह वाले में, तो उसमें लिखा हुआ था ये कि कौन सा इस बुक होता है केस में लखमीर सिंह? अरे सर रेफरेंस बुक। लखमीर सिंह कौन सा पब्लिक है? अच्छा, एस चंद को लखमीर सिंह बोलते हैं? ओहो भाई साहब। हाँ बोलो। सर मेरा पॉइंट ये है कि सर उसमें लिखा हुआ था कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, इसका क्या मतलब हुआ? कंप्लीटली आयोनाइज, जैसे आयोनाइज वर्ड से क्या समझ में आता है? आयन का फॉर्मेशन। आयन का फॉर्मेशन। तो कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब कंप्लीटली आयन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, कुछ यहाँ पे रिएक्टेंट बचा रह जा रहा है, मतलब न्यूट्रल सब्सटेंस बचा रह रहा है, जबकि HCl पूरा का पूरा अपने आप को आयनिक फॉर्म में ही रखने की कोशिश कर रहा है। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन सर मतलब इक्वेशन दोनों का तो सिमिलर लग रहा है। नहीं, दोनों के इक्वेशन सिमिलर नहीं है। अगर हम लोग ऊपर वाले केस में एक मोल लेके चलेंगे तो पूरा खत्म होगा, दोनों एक एक बनेगा। 100% डिसोसिएशन है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, अल्फा वाला पार्ट 1 है। जबकि नीचे वाले केस में हम लोग का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, रिएक्टेंट बचा हुआ है। लिख रहे हैं ना हम लोग इक्विलिब्रियम पे कुछ बचा हुआ है, और ऊपर हम लोगों का यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन है, ऊपर में हम लोगों का यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन चल रहा है, जबकि नीचे में इक्विलिब्रियम का साइन दिया हुआ है। तो दोनों रिएक्शन तो किसी भी हालत से सेम नहीं दिख रहा। ये हम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम में पता चलेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा 100% डिसोसिएशन करेगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा। 100% डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोडक्ट में अगर पूरा कन्वर्ट हो गया मतलब यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है बेसिकली। और कोई डाउट किसी को? यस सर। बोलो। सर एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े थे ना कि व्हेन वाटर इज एडेड टू एसिड और एसिड इज एडेड टू वाटर, दोनों केस में स्ट्रेंथ क्या होता है सर? दोनों केस में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत कंफ्यूजन करता है। दोनों केस में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं है, उसमें रिएक्शन के नेचर के ऊपर भले ही फर्क पड़ता है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नेचर पे कि कितना ज्यादा एक्सोथर्मिक है, कौन सा कराना चाहिए, ऐसा सवाल तो हम सुने हैं। बट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड पे फर्क क्या पड़ता है वाटर के एडिशन से और एसिड के एडिशन से? तो एक चीज बोल सकते हैं कि अगर मान लो हम लोग एसिड में वाटर डाल रहे हैं तो वाटर बेसिकली कम कम अमाउंट में है, तो जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो जो एसिड का अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो फिर पीएच ज्यादा अपने को मिलेगा, मतलब पीएच कम मिलेगा, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाई देगा। जबकि उल्टा काम करते हैं, अगर हम लोग वाटर में अगर H प्लस डालते हैं तो जैसे थोड़ा सा एसिड डाले हम लोगों को कुछ पीएच मिला, जब दूसरा एसिड एसिड डाले तो थोड़ा और एसिड डाले तो पीएच और घटा। तो इस तरीके का काम होगा, मतलब दोनों केस में ऐसा चलेगा उल्टा प्रोसेस कि अगर हम लोग वाटर में H प्लस डालेंगे तो पीएच 7 से घट के 1 की तरफ जाएगा, और अगर एसिड में वाटर डालेंगे तो पीएच 1 से होते होते हो सकता है 7 तक जाए। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोगों का मान लो पीएच 3 आने वाला है तो पहले 7 से पीएच 3 की तरफ आएगा, और ऐसे 1 से पीएच 3 की तरफ आ सकता है। इस तरह का सिचुएशन होगा। अगर ज्यादा अच्छा प्रोसेस कौन सा माना जाएगा? ज्यादा अच्छा प्रोसेस हम लोग वाटर में एसिड का एडिशन मानते हैं, वाटर में एसिड डालना है।
ये ज्यादा बेटर माना जाता है। सर अगर क्वेश्चन सर बेटर या सेफ प्रोसेस सही है काइंड ऑफ, तो बेटर और सेफ तो सेम ही चीज हो गया ना। फिर से बोल स्वयं, क्या बोला? सर एक जगह क्वेश्चन आया था कि कौन सा प्रोसेस मतलब सही है, वाटर में एसिड या फिर एसिड में वाटर। हाँ, वाटर में वैसे तो एसिड। हम लोग दोनों बोल सकते हैं। नहीं, एसिड में वाटर इसलिए नहीं डालते क्योंकि वाटर और एसिड का कॉम्बिनेशन बहुत एक्सोथर्मिक नेचर का है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ही फैक्टर है बेसिकली sir. वहाँ पे। तो जब एक्सोथर्मिक नेचर का है तो जैसे होता क्या है ना कि वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो अच्छा है। हीट कैपेसिटी अच्छा होने का मतलब हीट को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी काइंड ऑफ अच्छा है, ऐसा बोल देते हैं अभी के लिए। जबकि एसिड में ऐसा नहीं है। तो जैसे अगर मान लो कि हम लोग खाना खा रहे हैं और हम लोग के अंदर 10 किलो खाना खाने का कैपेसिटी है, तो अच्छी बात है, हम लोग 10 किलो खाना खा जाएंगे। बट अगर मान लो कि मेरे पास 10 किलो खाना खाने की कैपेसिटी नहीं है, 5 ही किलो है, बट हम स्टिल 10 किलो खाना खाना शुरू करेंगे तो पेट खराब होगा बेसिकली। तो ये हम लोग के लिए एब्सर्ड सिचुएशन होगा। तो सेम चीज इधर है कि एसिड में हीट को स्टोर करने का कैपेसिटी या हीट को एकदम से एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी थोड़ा रिलेटिवली कम एज कम्पेयर टू वाटर। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, बट एसिड अच्छे से हीट होल्ड नहीं कर पा रहा, तो आग लगने का चांस हो सकता है। जबकि वाटर उसी हीट को ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखेगा अपने अंदर। तो इसीलिए वाटर में एसिड ऐड करना ज्यादा बेटर वे है। अब इसको लैंग्वेज में जैसे लिखना लिखो। सर इसमें डेंसिटी का पॉइंट यूज कर सकते हैं? नहीं, एकदम नहीं यूज करेंगे डेंसिटी का पॉइंट। इसमें हीट कैपेसिटी वर्ड आता है, फिजिक्स में आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये फॉर्मूला भी आता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक जगह सवाल दे रखा है, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा ये फॉर्मूला आया होगा वहां पे। सॉल्व नहीं किया होगा तो हम भी करवाएंगे तुम लोगों से, टेंशन मत लो। बस आ रहे उसी ट्रैक पे आ रहे हैं। और कोई डाउट? सर सर बुकलेट से डाउट था। बुकलेट से और डाउट सर हम था? क्वेश्चन भेज दिए। बॉन्डिंग। एक मिनट पहले बुकलेट से बात कर लेते हैं। बुकलेट में केमिकल बॉन्डिंग में बुकलेट 1 या बुकलेट 2? सर पार्ट 2। पार्ट 2 में बोलते जाओ। सर 158। 158 which of the following compound would have significant intermolecular hydrogen bonding? किसमें significant intermolecular hydrogen bonding होगा? तो HF में intermolecular hydrogen bonding होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन क्या बताए थे? H must be attached to fluorine, oxygen और नाइट्रोजन जनरली। और भी केसेस हैं बट जनरली ये 3 एलिमेंट। तो पहले वाले केस में H F से अटैच्ड है और एक मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर कुछ दिख नहीं रहा, ये कर सकता है CH3OH। इसमें भी हम लोगों का H वाला पार्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। N2O4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहले हाइड्रोजन तो हो, हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो जाएगा? फिर उसके बाद बचा CH4। कार्बन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो कार्बन में इतना दम नहीं कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा पाए, तो ये अपने किसी काम का नहीं। एंड NH3 नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, अमोनिया कैन इजिली एसोसिएट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आया सवाल? यस सर। और कोई डाउट बुकलेट में? 170 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट? क्या? सर इसमें कॉमन तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे? कैसे पता लगाएंगे? दिमाग चलाएंगे। सीजियम फ्लोराइड हमको दिख रहा आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आसमान छूता है, ये तो छोड़ ही दो, मिनिमम पूछा है। लिथियम फ्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसका भी जिंदगी बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, इसको भी छोड़ दो। बचा HCl और HF। HCl और HF का बॉइलिंग पॉइंट हम शायद क्लास में बताए थे। जनरली मोलर मास बढ़ाने से हम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग का एक्सेप्शन क्रिएट होता है। एंड HF का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई निकल के आता है एज कम्पेयर टू HI, HBr एंड HCl। ऐसा कुछ ऑर्डर बताया था क्लास में? हाँ सर। तो ये तो याद रख सकते हैं कॉमन पॉइंट। तो मिनिमम बोला मतलब HCl हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 के अलावा 171 में सर एक्वस वो जो स्टेटमेंट 3 है और स्टेटमेंट 4 है, सर एक बार बता दीजिए ना। ये हम शायद क्लास में कभी डिस्कस किए थे। एक्वस H3PO4 इज सिरपी। सिरपी का मतलब विस्कोसिटी बहुत हाई है,
तो जो वाटर है उसमें अगर हम लोग H3PO4 डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखा होगा, उस वाटर के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग H3PO4 के साथ होगा, क्योंकि H3PO4 ज्यादा एसिडिक नेचर का है। मालूम है फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड थोड़ा भारी है और साथ ही साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो थोड़ा सिरपी टाइप का, सिरप का मतलब पता है ना, थोड़ा गाढ़ा टाइप का, जो टॉनिक पीते हैं हम लोग कफ सिरप टाइप से, वैसा टाइप का बिहेवियर बन जाएगा। और इसमें क्या बोले लास्ट वाला, फोर्थ ऑप्शन भी बोले क्या? ये स्टेटमेंट याद रखना, SiO2 अपने आप को सिलिकेट्स के लार्ज जायंट स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में रखता है। इसका ऑलमोस्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। इस टाइप का बहुत ही बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर इसका आता है सिलिकेट्स वाले का। ये हम लोग के केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 का पार्ट है। ये तुम लोगों को उत्कर्ष सर पढ़ाएंगे, तुम्हारे बैच में पढ़ाएंगे, बाकी लोगों को टाइम लगेगा पढ़ने में। ये ऑल्दो हम भी पढ़ाएंगे तुम लोगों को कभी डिस्कशन करते वक्त कि सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर, सिलिकेट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, शीट सिलिकेट, चेन सिलिकेट्स, लीनियर सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। तो जैसे ये जो SiO2 है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ बोला है जायंट मॉलिक्यूल। तो जायंट मॉलिक्यूल वाले पार्ट में हम लोग का कुछ कुछ स्ट्रक्चर निकल के आता है। ऑल्दो इसमें अलग अलग फॉर्मेट है, तो हम सजेशन देंगे कि फॉर्मेट पहले सीख लें तो ज्यादा बेटर तरीके से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि ये सिंगल फॉर्मेट नहीं है, और भी तरीके एग्जिस्ट करते हैं इसके। और कोई डाउट? ऑल्दो इसमें एक चीज देख लो कि जैसे 8 मेंबर रिंग बोला ना, इसमें एक और चीज देख लो कि 8 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से लेके यहां तक एक 8 मेंबर रिंग है। इसका स्ट्रक्चर कभी नेट पे सर्च करके देखना, या GDL बुक उठा के देखना, बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर है इसका। तो यहाँ जैसे 8 मेंबर रिंग हो गया, इसके आगे भी 8 मेंबर रिंग हो गया, तो इस तरह का 8 मेंबर रिंग का हम लोग का स्ट्रक्चर निकल के आता है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है। और कोई डाउट? 177 आवाज नहीं आया ढंग से, फिर से बोलो। 170 चैट में लिख दो, कुछ पता नहीं चल रहा क्या बोल रही है। और बाकी लोग बुकलेट में डाउट नहीं पूछ रहा, मतलब बाकी लोग बुकलेट बनाया नहीं है, ये पता, ऐसा पता चल रहा है हमको। ऐसे मत बोलिए सर बनाए हैं। अच्छा, अच्छी बात है। सर हम तो लास्ट डिस्कशन में ही पूछ लिए थे डाउट। 186 एंड 188, 186 एंड 188 तुम लोग का सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे लोग ना, उनको लगता है ऑप्शन मैच कराना होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे तो मालूम पड़ेगा जिंदगी कितना खराब हो सकता है। 186 में बोला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। छोड़ दो अभी के लिए सवाल, एंथैल्पी वर्ड अभी छोड़ दो। ऑल्दो बहुत मुश्किल नहीं है, बट ऐसा सोच लो। चलो एक काम करो, सोच ही लो। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब समझ लेना हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम लोग वेपराइजेशन कराते हैं तो उसमें कितना हीट एसोसिएटेड होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा। तो जैसे मान लो पहले हम लोग इवेपोरेशन करा रहे थे, तो 10 किलो जूल में अपना इवेपोरेशन हो रहा था, 10 जूल में इवेपोरेशन हो रहा था। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हीट या ज्यादा हीट देना पड़ेगा इवेपोरेशन कराने के लिए। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से हम लोगों का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि हम लोगों का स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन है। तो डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, तो उल्टा बोल रहा है। उसके बाद हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं इंक्रीज इन अट्रैक्शन बिल्कुल मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। और एक और भी ऑप्शन है इसमें वैसे, एक सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला ना, ये डी ऑप्शन ज्यादा बेटर है। इंक्रीज इन इफेक्टिव मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, ऐसा हम क्लास में शायद बताए थे कि जो हम लोगों का मोलर मास होता है वो ज्यादा मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से बढ़ जाता है। एबनॉर्मल मोलर मास हम वर्ड शायद बताए थे, ऐसा बताए थे क्या क्लास में, एबनॉर्मल मोलर मास कभी? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। 186 के अलावा वन दिया हुआ है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी सॉरी सर, बी, इंक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नहीं, ये तो रहेगा, लेकिन मोलर मास का ही फैक्टर है, मतलब एक्चुअल में दोनों आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसका हम करेक्शन करा लेंगे, ज्यादा बेटर है, इसमें दोनों आंसर होना चाहिए। ज्यादा प्रिसाइज
एक सेकेंड, मोलर मास इंक्रीज तो करेगा, अच्छा ठीक है, नहीं बी ऑप्शन ज्यादा एप्ट है, मोलर मास इंक्रीज तो करेगा, बट मोलर मास इंक्रीज होने से होता क्या है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, ध्यान नहीं दिए। बट ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी आंसर भी ठीक है कि हम लोगों का इंक्रीज इन इफेक्टिव मोलर मास बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन वाला पार्ट भी इंक्रीज करता है। बट हम लोग अट्रैक्शन को डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं दे देते, मोलर मास से सीधा हम लोग अपने बॉइलिंग पॉइंट को एसोसिएट करते हैं, बट मोलर मास बढ़ने से वो अट्रैक्शन का ही फैक्टर बढ़ता है, ऐसा हम लोग को मालूम है, लेकिन स्टिल हम लोग सीधा मोलर मास के टर्म में बात करते हैं। तो ये भी ऑप्शन पॉसिबल आंसर होना चाहिए, बट अगर सिंगल करेक्ट होगा तो ज्यादा बेटर ऑप्शन हम लोग का बी ही निकल के आने वाला है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है, मेरे से गलती हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। 186 के अलावा क्वेश्चन नंबर 188, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? ये नहीं बताएंगे हम सवाल, ये खुद से सोचो। और कोई डाउट? सर 189 बता दीजिए। क्या 189 वाले पार्ट में इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन ऑफ H2। अच्छा, व्हाट इज करेक्ट अबाउट D2O? D2O के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू H2O, तो ठीक है स्टेटमेंट दिख रहा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। क्यों ऐसा है हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, और इसके लिए ना एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन ड्यूटेरियम, ये फैक्ट याद रखना। ये ज्यादा बेटर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ ट्रीटियम सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन वाला पार्ट। ये पॉइंट याद रखना, हम लोग हाइड्रोजन टॉपिक में सीखेंगे, ये क्लास 11th का टॉपिक है। तो अगर हम लोग का ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखना चाहेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो अगर मान लो ये दो केसेस हैं अपने पास, H2O और D2O, तो ड्यूटेरियम अपने ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा रखेगा, तो सामने वाले मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर पाएगा। यहाँ H2O हो या D2O हो दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएगा, क्योंकि ड्यूटेरियम के ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा निकल के आ रहा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। तो ऑक्सीजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव था वैसे ही रहा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन खींचना है, बट हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, जबकि ड्यूटेरियम बोल रहा ले जाओ, जो है सब ले जाओ। तो ड्यूटेरियम के ऊपर ज्यादा प्लस चार्ज आएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और साथ ही साथ मोलर मास से भी एसोसिएट कर सकते हैं। दूसरा, OD ऑक्सीजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन OH ऑक्सीजन, ये जस्ट अभी हम नीचे एक्सप्लेन किए, ये भी आंसर हमको दिख रहा है। और D2O सिंक्स इन H2O, जो हम लोग का वॉल्यूम है वो सेम है, मतलब ये फैक्ट याद रखना, D2O का जो डेंसिटी होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे अब ऐसा बोल सकते हैं कि सॉलिड होने से तो सर उसका डेंसिटी थोड़ा घटेगा ना, हाँ घटेगा, बट स्टिल वाटर से ज्यादा रहेगा। तो उसमें होता क्या है, जैसे नॉर्मली कि ड्यूटेरियम का और हाइड्रोजन के साइज में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन उसका मास बढ़ गया, तो जैसे हम लोग का डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, मास बढ़ गया बट वॉल्यूम सेम रह गया, तो इस केस में हम लोग का डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो डेंसिटी ऑफ D2O इज हायर देन H2O, तो इस केस में हम लोग का D2O का सॉलिड, मतलब D2O का जो आइस है बेसिकली हम लोग का फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। और कोई डाउट 189 के अलावा? जल्दी बोलो, 5 मिनट का टाइम बाकी है अपने डिस्कशन में। सर हम 2 क्वेश्चन भेजे उसके बारे में। स्मृति 2 क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन तो इतना खतरनाक तरीके से भेजी है ना तुम, थोड़ा उसको सही ओरिएंटेशन में रख देती। क्या सवाल है भाई? 2A 3B C गैस, एक सेकेंड, क्वेश्चन ना लैंडस्केप मोड में खींचा करो, ऐसे मेहनत मत करवाया करो हमसे। सॉरी सर। हाँ भाई चलो ध्यान दो। 2A gives 3B plus C, initial moles is equal to 3, if degree of dissociation is equal to x, then they calculate the total moles at equilibrium। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x दे रखा है तो फिर हम लोग 3 - 3x लिखेंगे,
हाँ सर और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड, काहे इतना टेंशन में आ रही है? 3 - 3x होगा और सामने वाले पार्ट में, और 3 - 3x भी नहीं होगा। 3 - 3x क्यों होगा? एक सेकंड, 2 दे रखना। हाँ ठीक है, 3 - 3x ही होगा। तो बेसिकली ऐसा लिख देते 3 × 1 - x, ज्यादा बेटर होगा। और 2 मोल 3 मोल बना रहा, तो जैसे अगर यहाँ पे 3x लेते हैं, 3 - 3x, तो 2 मोल 3 मोल बना रहा। 1 मोल हम लोग का 3/2 बनाएगा, तो x मोल हम लोग का 3/2x बनाएगा, और 3x मोल हम लोग का 3x/2 × 3 के बराबर का वैल्यू देगा। तो 9x/2 का वैल्यू यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा लिख सकते हैं। और सामने वाले पार्ट में भी आंसर ऐसे ही निकाल लो। 2 मोल 1 मोल बना रहा, तो 3 मोल कितना बनाएगा? तो 3/2 बनाएगा, 3/2x। ये हम लोग का आंसर होना चाहिए। ऑलमोस्ट 6x बनाने वाला है। इसके बाद दूसरा एक और क्वेश्चन बोली है ये। इस क्वेश्चन में ये और बड़ा क्वेश्चन है। H2 and I2 केस 2HI, ठीक है। एंड इसमें बोला है 3 moles of H2 and 3 moles of I2 are kept in a 10-liter container Kc for the equilibrium this, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वर्ड एसोसिएट करना चाहिए क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब समझ में आता है क्या होता है? कोई एक सब्सटेंस डिसोसिएट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि एसोसिएशन है? बोलो भाई। बोली नहीं रही स्मृति। एसोसिएट हो रहा है ना सर, मेरे को बोलना था। हाँ हाँ, सर इधर एसोसिएट हो रहा है। तो एसोसिएशन में हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज ही क्यों करेंगे? उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, तो नहीं समझ में आ रहा तो एक हम वैसे सजेशन देंगे, बाकी सारे लोग भी ध्यान रखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अवॉइड करना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने काम का चीज नहीं होता है डायरेक्ट कैलकुलेशन में, अनटिल अनलेस 1 मोल दे रखा हो या परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा हो, तब तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज मत करना। या फिर एक रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, तब तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यूज मत करना। जनरल रिएक्शंस में हमेशा टोटल डिसोसिएशन के टर्म में काम करना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कंफ्यूज करेगा, हमेशा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसमें हम लोग 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो इधर हो सकता है कोफिशिएंट अभी अलग हो और 1 मोल भी ना दे रखा हो, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। उससे अच्छा हमेशा टोटल डिसोसिएशन के टर्म में बात करना ज्यादा बेटर होगा। जैसे यहाँ पे रिएक्शन हमको ऐसा दिख रहा, H2 वाला पार्ट I2 के साथ कंबाइन करके HI बना रहा 2 मोल, और ऐसा बोला है 3 moles of H2, 3 moles of I2 are kept in a 10-liter container Kc for reaction at something something something। मान लेते हैं यहाँ से x मोल डिसोसिएट हुआ, तो अगर x मोल डिसोसिएट होगा तो 3 - x लिखेंगे। उसके अलावा I2 वाला पार्ट जो है, अगर H2 का 1 मोल है तो I2 का भी 1 मोल खत्म होगा, तो H2 का अगर x मोल खत्म होगा तो I2 का भी x मोल खत्म होगा, तो यहाँ भी 3 - x बचेगा। और 1 मोल 2 मोल बना रहा, तो x मोल अपने 2x का फॉर्मेशन करेगा। तो अगर हम लोग Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो Kc के एक्सप्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं 2x पर पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 - x इंटू 3 - x, मतलब दोनों पर पावर 1 है बेसिकली। 3 - x पर पावर 1 इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम दे रखा 10 लीटर पर पावर डेल्टा n 0। ये पार्ट तो किसी काम का नहीं रहा।